हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस मींस पीएफसी क्लासेस बाय वीके सर। ठीक है, ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं अयोध्या से। इफ़ एनीबडी वांट टू कांटेक्ट मी देन दिस इज़ माय जीमेल आईडी, ओके, एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। गॉट इट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट सेकेंड। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, ठीक है, तो किस तरीके से करता है। तो उसमें बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आगे सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड द अर्थ यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे यानी होल करके सेंटर ऑफ द अर्थ पे रख दिया जाए तो उस समय क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे कितना होगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इस वाली टॉपिक का सिर्फ वही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, धरती पे जब फ्री फॉल कंडीशन में रहता है तो हम इसको ही आज डिस्कस यहाँ पे करेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ फ्री फॉल। तो लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट in free fall whenever it move under the influence of gravity regardless of its direction। कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की सतह पर क्या है, फ्री फॉल करता है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ओके। रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन, यानी कि उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इस वाले डायग्राम को देखते हैं ना। ठीक है, इस वाले डायग्राम को हमने देखा तो हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है। और ये बॉल क्या है, ठीक है, फॉलिंग कर रही है डाउनवर्ड। कहाँ से फॉल कर रही है? डाउनवर्ड। एरो आप देखिए ना, एरो आप देखिए तो ये एरो आपको क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड दिख रहा है। तो इसमें जब ये डाउनवर्ड आ रही थी तो इसमें नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस लग रहा था, यानी कि एयर रेजिस्टेंस लग तो रहा था लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं थी। सपोज इसी तरीके से हमने दूसरी कंडीशन ली कि एक बॉल को क्या किया, ऊपर फेंक दिया। क्या किया कि यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हमने एक बॉल को क्या किया, ऊपर थ्रो किया। जैसे आप मैच वगैरह खेलते हैं ना, थ्रो करते हो ना ऊपर, वो गई फिर वापस आई, तो गई भी और वापस आई तब भी उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम लगेगा। ठीक है, अभी बताते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है इसमें। आगे देखते हैं, एक बॉल को जब हमने किस में फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन में। किस में फेंका? प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए ना, आप जैसे मैच खेलते हो, ठीक है, तो आप क्या थ्रो करते हो ना, आउट करने के लिए, रन आउट वगैरह चांस के लिए, तो इसी तरह फेंकते हो, ठीक है। या दूर से आपने बहुत ही लॉन्ग ऑन से फेंका विकेट कीपर के पास, तो इसी तरीके से बॉल आती है। तो यहाँ भी एयर रेजिस्टेंस लग रहा है लेकिन नेग्लिजिबल। तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है एयर रेजिस्टेंस का? देखो, एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पे क्या है, धरती का अपना एक एटमॉस्फेयर है। क्या है? अपना एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर में अब आप जाओगे तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आती है ना, ट्रोपोस्फियर आती है, आती कि नहीं आती है ना? बिल्कुल। तो इसी ट्रोपोस्फियर में क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट। और जब हम कोई भी चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, चाहे ऊपर चाहे नीचे या चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो एयर क्या करती है, उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को क्या है, रोकने का काम करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी या स्पीड को कम करने का काम करती है। जैसे आप इसको इस तरह समझो कि आप फोर व्हीलर से जा रहे थे, आपकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ब्रेकेट रास्ते में क्या हो जाता है, ब्रेकर आ जाता है। रास्ते में क्या आ जाता है, ब्रेकर। तो आप अपनी स्पीड को कम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, स्पीड या एक्सीलरेशन कुछ भी बोलो, कम करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, ठीक। आगे देखते हैं। अब ये सब हुआ क्या, हुआ इसलिए क्योंकि द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लीज नोट डाउन दिस, याद रखना है, ठीक है, कि ग्रेविटी कभी भी क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन का मतलब क्या, एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है। क्या है? फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल के इफेक्ट की वजह से जो है इस पे हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल, फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल हैवियर एज वेल एज लाइट। कह रहा है कि जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है, वो चाहे भारी हो और चाहे हल्का हो, लाइट मतलब क्या है, हल्का, तो वो एक्सीलरेट होता है एट सेम रेट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये कंडीशन है वैक्यूम की। ये कंडीशन कैसी है? वैक्यूम की कंडीशन है, ठीक है। यानी कि वैक्यूम कौन सी कंडीशन होती है? वैक्यूम एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि अगर हम अर्थ की एटमॉस्फेयर से पूरी तरीके से एयर को गायब कर दें, पूरी तरीके से एयर को गायब कर दें, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम
एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब मुझे बताओ कि अगर वैक्यूम में एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी? नहीं करेगी। उस पर कोई प्रतिरोध करेगी? नहीं करेगी। ओके, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको समझने में काफ़ी जो है इजी पड़े। ठीक है, देखते हैं। व्हेन अ फीदर, ठीक है, एंड अ कॉइन आर ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ, कॉइन रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, फीदर टेक टाइम। कह रहे हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी छत पे जाइए, वहाँ 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए और एक फीदर मतलब क्या होता है, पंख ले लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? पंख लीजिए, या कोई भी पीस ऑफ पेपर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो, या पेपर ही आप एक पेज फाड़िए, ठीक है, और सिक्के को और साथ में पेज को, दोनों को एक ही साथ ड्रॉप करिए। तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि जो फीदर है यानी पंख है या पीस जो पेपर है, ठीक है, दोनों चीज एक ही है, आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो फीदर का यहाँ पे ये बता रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इसको मोर रेजिस्टेंस मिला, किससे? एयर से, है ना? क्लियर? यानी कि देखो फीदर क्या है, फीदर का भाई देखो ना, तो उसका शेप है कि नहीं है? तो शेप है, तो उसके शेप, उसका शेप बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसकी लार्ज सरफेस एरिया भी है ना? लार्ज सरफेस एरिया है। और जब लार्ज सरफेस एरिया का, तो जितनी भी एरिया होगा नीचे से उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एयर उसको रेजिस्ट करेगी कि भैया तुम नीचे मत गिरो। लेकिन ये देखो ना, लहराते बल खाते, लहराते बल खाते, ठीक है, किसी तरीके से धरती पे गिरेगा। ओके, आगे देखते हैं। दस इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इसीलिए इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और ये बाद में पहुंचा किससे? कॉइन से। कॉइन में देखते हैं क्या है कि कॉइन हैज स्मॉल सरफेस एरिया। आप देखो ना, कॉइन क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया है ना? देयरफॉर एक्सपीरियंसेस लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, इसीलिए क्या है कि इस पे एयर ने क्या है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया क्या थी? कम थी। ठीक है, यानी कि जब इसकी सरफेस एरिया कम थी, तो ये मुझे बताओ कि क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि इस पे क्या है कि एयर रेजिस्टेंस भी कम लगा। तो यही मेन रीजन था कि कॉइन पहले पहुंच गया और पंख जो था यानी फीदर जो है वो बाद में पहुंचा। कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द ग्राउंड। ओके, दस इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड रीचेस फास्टर। इफ देयर वाज नो एयर, देन फीदर एंड कॉइन्स रीचेस द ग्राउंड एट सेम रेट। तो मैंने वही बताया ना कि क्या हो कि जब एयर ही प्रेजेंट ना हो, मैंने कहा ना कि धरती से सपोज हमने एयर गायब कर दी, अब पूरा सब कुछ बन गया क्या? वैक्यूम बन गया। एक कंडीशन हमने लिया, वैक्यूम बन गया। अब कोई भी चीज आप फेंको, चाहे वो आप पीस ऑफ पेपर फेंक दो, ठीक है, चाहे वो आप आयरन की रॉड और पीस ऑफ पेपर एक ही साथ फेंको, या आयरन की रॉड ले लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम यह फीदर ले लेते हैं, दोनों आप फेंकोगे तो एक ही साथ धरती पे आके गिरेंगी, सेम वेलोसिटी से आके टकराएंगी। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कौन है? वेलोसिटी यहाँ पे कुछ नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी ही एक्सीलरेशन है, याद रखना। और वही एक तरीके से आपकी कह सकते हो कि क्या है, वेलोसिटी की तरह भी काम कर रही है। ठीक है, ओके, चलिए, तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। अब हम करते हैं सेकंड स्लाइड। ओके, सेकंड स्लाइड में देखते हैं कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कह रहा है कि ग्रेविटी आया कहाँ से? तो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है तो आप हमारी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं जाके, वहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया है और कैसे न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की थी, कि कैसे वो एक एप्पल पेड़ के नीचे एप्पल के पेड़ के नीचे पड़ रहा था और एप्पल बार बार गिर रहा था, तो दिमाग उसका लगा कि ये बार बार क्यों धरती पे ही गिरता है। ठीक है, बाद में आज वो पेड़ पे चढ़ के एप्पल को फेंका फिर वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी बताती हैं, कुछ हमारे जो है लिटरेचर ऐसे हैं, ठीक है, जैसा माना जाता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट एक भास्कर आचार्य थे। ठीक है, भास्कर आचार्य ने इवन इवन जो है आर्यभट्ट जो थे ना, उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट अपने सूर्य सिद्धांत में बताया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये नॉलेज जो है वो इंडिया से ही चोरी होकर वहाँ चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी राजस्थान के एक मिनिस्टर हैं, राजस्थान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये क्लेम भी किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार या ग्रेविटी का आविष्कार न्यूटन ने नहीं, जबकि भास्कर आचार्य ने किया, और उसकी न्यू जो है आर्यभट्ट ने रखी थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ठीक है, और इसलिए उन्होंने एविडेंस भी दिया है। ठीक है, तो एविडेंस कभी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं एक छोटी सी जो है वीडियो इस एविडेंस के लिए बनाऊंगा। ओके, तो डोंट वरी, बी एज अ इंडियन, तो फीलिंग प्राउड। ओके, हमको एक प्राउड फील होना चाहिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे ही बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इट इज डोनेटेड बाय जी, इट इज डोनेटेड बाय जी, यानी कि हम क्या है कि इसको स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ये देखो ये कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही जी, कैसी, यही तो है न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है ये? न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज हमने क्या किया कि F को W से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और A को स्मॉल जी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बस इक्वेशन बन गई। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो ये लिखा है कि W इज इक्वल टू क्या लिखा है? mg लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू mg लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, तो आपको F को रिप्लेस कर देना है किससे? W से, ठीक है, मास वही रहेगा, मास को ऐसे लिखना है, और A को किससे रिप्लेस कर देना है? G से, बस, ठीक है। तो कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीजें हैं। यहाँ पे क्या है? फोर्स भी, यहाँ पे वेट क्या है? तो वेट एक तरीके से क्या है कि इसी पे तो फोर्स लग रहा है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और इसी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे ही तो ग्रेविटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया था ना कि ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, याद रखना, मास पे कभी भी ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आप धरती पे हो तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। अगर आप मून पे चले जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग होगी, मार्स पे चले जाओगे तो उसकी ग्रेविटी अलग होती है, जुपिटर पे जाओगे तो उसकी ग्रेविटी अलग होती है मेरे दोस्तों। तो यार यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि मास किसी भी बॉडी में, देखो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें मास और वेट दोनों एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों पे ग्रेविटी का है इन्फ्लुएंस किस पे होता है, तो वेट पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, या कह सकते हो कि वेट और ग्रेविटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी। ओके, चलिए, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक, और कुछ बात करते हैं यहाँ पे आगे चल के। तो आई होप यहाँ तक क्लियर आपको हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है ना, कि F इज इक्वल टू कैपिटल G फिर कैपिटल M स्मॉल n अपॉन आर स्क्वायर। नीचे देखते हैं, इफ G बी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, देन एक इक्वेशन हमारे पास ये है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन, और दूसरी हमने इक्वेशन कहाँ से निकाली? F इज इक्वल टू एम वाली। तो हमने ए को किससे रिप्लेस किया था? स्मॉल जी से। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई एम आया कि नहीं आया? F बाई एम आया। इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, यानी कि हमने इक्वेशन क्या किया? इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेट कर दिया दोनों को, ठीक है। इधर हमने ये लिख दिया F इज इक्वल टू कैपिटल G वाला और ये G, तो दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ठीक है। इसको देखते हैं कि इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ठीक। तो पहली इक्वेशन कैपिटल F वाली हुई, और ये तो दोनों को हमने रखा, ठीक है, दोनों को हमने रखा। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे ये देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया है ना, कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या आया? आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर, और इसमें एक m और जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, देखो ना, हो तो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, बस हो गया। मास, तो यही तो प्रूफ हो रहा है कि ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो प्रूफ तो हो गया फार्मूले से, हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखो हमको फार्मूला मिला क्या, ये देखो ये तो मिला कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻11 समथिंग करके इसी तरह होती है। यहाँ पे कैपिटल M क्या है? वो मास ऑफ अर्थ है, और आर स्क्वायर क्या है? तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। गॉट इट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द फार्मूला विच इस्टेब्लिश आर रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस इसी फार्मूले को लिख देना है। या आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो यही डेरिवेशन आपको वहाँ पे कर देनी है। गॉट इट? तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं आगे, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट डिक्रीजेस ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, बस अभी पढ़ लो। लिखा है द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ। कहने का मतलब यह है कि मैंने बताया ना कि ग्रेविटी जो है क्या है, कि ग्रेविटी जो होती है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सपोज वेट पे डिपेंड करती है, तो वेट मान लो कोई व्यक्ति है जिसका वेट है अर्थ पे उसका वेट है मान लो कितना 600 kg, कितना है 600, सोचो
कि बहुत सारे मोटे लोग हैं ना, उनको हम सोचे मून पे पहुंचा दें। तो एक मोटा व्यक्ति है जिसका वेट है 600 केजी, ठीक है, कितना है 600 केजी। अगर उसको हम उस कहाँ भेज दें, मून पे, तो उस बताइए कि उसका वेट कितना हो जाएगा। तो 600 केजी है ना, इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 1/6 से। किससे, 1/6। कह रहा है ना कि 1/6 ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ पे 600 था ना, तो 600 का 1/6 ये 100 केजी। तो यानी कि ये जो मोटा व्यक्ति है जो इस धरती पे कितने का था, वो 600 केजी का था, मून पे जाएगा तो कितने का हो जाएगा, 100 केजी। तो कितना, देखो ना ग्रेविटी का कमाल, देखो है कि नहीं है। इसीलिए देखो ना, आप मूवी वगैरह में देखते हो तो बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो शिप के अंदर देखो ना क्या करते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्यों, वो उड़ इसलिए रहे हैं, क्यों, सिंपल सी बात है, वहां पे वेटलेसनेस है, वहां पे क्या हो गया, वेटलेसनेस हो गया है, वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, बहुत कम हो गई है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई है, इक्वेशंस, क्या लिखी हुई है, इक्वेशंस, ओके। चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, और ये उसी न्यूटन की इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन वाले में क्या था, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, और हमने ए को किससे रिप्लेस किया, g से, तो देखो ना g आ गया। तो कह सकते हो कि जहां जहां a है वहां वहां g कर दो, ठीक है। और हमने क्या किया कि स्मॉल h को किससे रिप्लेस कर दिया, h। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी बॉडी ग्रेविटी में है, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, तो या तो वो अपवर्ड रहेगी, या तो वो डाउनवर्ड रहेगी, या तो प्रोजेक्टाइल, इन तीनों केस में हाइट आएगी, हाइट, क्योंकि ये लीनियर मोशन को बताता है ना। एस क्या है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, क्योंकि या तो आप ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे, या तो आप प्रोजेक्टाइल जाओगे, तो यहाँ पे हाइट मेजर करना, तो यहाँ पे हाइट एक तरीके से डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एस को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, एच से। बाकी वही फार्मूला, यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है, हाफ AT स्क्वायर होता था ना उसमें, तो यहाँ हमने ए को किससे रिप्लेस किया, जी से, बस बात खत्म, वही क्वेश्चन आ गया। सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया, तो बस यही समझना था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए कि क्या ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी न्यूटन्स के तीनों नियम पे लागू होती है, यस बिल्कुल लागू होती है, बस यही आंसर करना। ये तीनों इक्वेशन आप जो है देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ग्राउंड अंडर द ग्रेविटी, क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट रेट, यानी कि कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहती है तो उसकी जो वैल्यू होती है यही होती है। यानी कि कह सकते हो कि स्मॉल जी की वैल्यू है, ये क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एमसीक्यूज वगैरह में इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रीली इट फॉल विद एन एक्सीलरेशन, कोई भी बॉडी अगर धरती की तरफ गिर भी रही है तो उस पे भी यही लगेगा, इतना ही एक्सीलरेशन लगेगा। व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप किसी भी बॉल वगैरह को धरती से ऊपर फेंकते हो, ठीक है, या आप जो है ईटा पत्थर के ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो उस पे भी क्या है, रिटार्डेशन लगेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -9.8 लगेगी, बस रिवर्स में, ठीक है, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए अब रिटार्डेशन है ना, तो निगेटिविटी दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा हमको, निगेटिव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करेगी किस पे, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, यस, मास पे ऑफ अर्थ, यस, डी और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये देख लिया। द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये वाला जो पॉइंट है, और इस पॉइंट को एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम की मदद से हम कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक इसी में ही क्लियर हो जाए, ठीक। तो ये पॉइंट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट अ कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड डिक्रीजेस ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि डिक्रीज करेगी, और अर्थ ऑन गोइंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 वाला, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब इस वाले टॉप पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को इस डायग्राम में समझेंगे। सपोज अब हम जानते हैं कि जी का जो इक्वेशन था, याद करो कि क्या था, ये देखो जी, स्मॉल जी डिपेंड करती है किस पे, आर स्क्वायर पे, देखो ना। तो यानी यहाँ पे जी कैसा है, यहाँ पे जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी कि रेडियस के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जी क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये अर्थ की इक्वेटर है, ये क्या है, अर्थ की इक्वेटर है।
अब मुझे बताओ इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है? तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। अब जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, तो मुझे बताओ रेडियस कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है? तो जैसे ही पोल पे पहुंचे तो ये बताओ रेडियस कम हो गई कि नहीं हो गई? तो रेडियस हो गई कम और जी की वैल्यू फिर हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, याद रखना इनवर्स रिलेशन है। गॉट इट? तो आप कह सकते हो कि कहाँ पे देखो जी की वैल्यू कहीं कांस्टेंट नहीं है, इक्वेटर पे अलग है, इक्वेटर से हल्का सा ऊपर थोड़ा सा और किसी लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहाँ चेंज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लैटिट्यूड पे चेंज होगी, फिर नेक्स्ट लैटिट्यूड पे चेंज होगी, और जब पोल वाले लैटिट्यूड पे आप रहोगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए देखो ना ये, तो इसीलिए आप अगर पोल पे खड़े तो आपका वेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होती है। जब आप इक्वेटर पे होंगे तो आपका वेट सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे सबसे मिनिमम है। ठीक है, अगर सपोज हम मास को कांस्टेंट मान लें, मैंने बताया था ना कि फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला था कि W इज इक्वल टू क्या था, mg, W इज इक्वल टू mg। सपोज हमने मास को कांस्टेंट मान लिया तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, g ना। अब g कम होगा तो W कम हो जाएगा, ठीक है, W ज़्यादा होगा तो g ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें क्लियर कर, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाई एन एनी पर्सन फील मिनिमम वेट एट इक्वेटर, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रेडियस, बिकॉज द रेडियस एट द इक्वेटर इज मोर एज कंपेयर टू पोल, दैट्स व्हाई अ पर्सन फील लेस वेट एट द इक्वेटर। तो ये आप कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा कि मुझे बताओ कि अर्थ के सेंटर पे कितनी ग्रेविटी होगी ना, अर्थ के सेंटर पे कितनी ग्रेविटी होगी। चलिए अब इसको भी यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं कि अर्थ के सेंटर पे कितनी ग्रेविटी होगी। ठीक है, ये देखो सपोज ये पर्सन क्या है, यहाँ से हमने क्या कह दिया कि एक क्या बना लिया, होल बना लिया, ठीक है, मैंने ये होल बना लिया, ठीक है, ये क्या बना लिया, एक होल बना लिया। सपोज ये पर्सन क्या है, अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है और साउथ पोल से नॉर्थ की पोल जाना चाहता है, ठीक है, कुछ नहीं किया ग्रेविटी। सपोज अब ये पर्सन यहाँ तक तो था तो ग्रेविटी कम थी, यहाँ पे था ग्रेविटी कम थी, यहाँ था ग्रेविटी, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति कहाँ पहुंचा, जी, जैसे ये व्यक्ति पहुंचा कहाँ पे, ये देखो सेंटर पे, कहाँ पहुंचा, सेंटर पे। तो यहाँ पे मुझे बताओ इधर से भी रेडियस, क्योंकि अर्थ क्या हो गई, एक सर्किल की तरह काम कर रही है, तो रेडियस यानी इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है। और जब मुझे बताओ कि इक्वी डिस्टेंस है तो इस व्यक्ति यानी इस व्यक्ति का जो है यहाँ पे जो देखोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे लमसम जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस वही चीज़ है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे देखोगे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे देखो कि रेडियस इक्वी डिस्टेंस है, तो कहीं से तो कुछ मिल नहीं रहा वैल्यू, कोई मैग्नीट्यूड तो है नहीं यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, देखो ऐसा माना जा सकता है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जब ऐसी कोई ऐसी जो कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि ये जो व्यक्ति है ना, होगा कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि सपोज एक बॉल है, ठीक है, हमने क्या किया कि अर्थ के दोनों पोल की साइड से होल कर दिया और उस बॉल को उस होल में डाल दिया, तो ये मुझे बताया कि बॉल का रिएक्शन क्या होगा। सिंपल सा आंसर आपको क्या करना है कि बॉल शुड बी ऑसिलेट, ठीक है, बॉल क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है, कभी नॉर्थ पोल पे आएगी, फिर साउथ पे जाएगी, फिर नॉर्थ पे, साउथ पे, नॉर्थ पे, साउथ पे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो है ना कमाल की चीजें कि देखो कि यानी कह सकते हो कि जब आप अर्थ के ऊपर जा रहे हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी जा रहे हो, तब भी ग्रेविटी क्या है, कम हो रही है, और अर्थ के नीचे आ रहे हो, अर्थ के नीचे आ रहे हो तो भी ग्रेविटी कम हो रही है, सेंटर पे जीरो हो रही है। क्लियर। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है इस फ्री फॉल का। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी डाउट है ना, कोई भी अगर डाउट है तो आप क्या करिए, आप हमको यहाँ पे देखिए ना, हमारी क्लासेस का नाम क्या है, परीक्षा फोरम क्लासेस मीन पीएफसी क्लासेस बाय वीके सर। ओके, अयोध्या से क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, और अयोध्या तो आप जानते ही हैं, है ना, भगवान राम का मंदिर इधर ही बन रहा है बड़ा सा, ठीक है, भव्य मंदिर। तो होगा क्या कि आप हमको इस जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।